बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे आज के लेक्चर की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंट्रोड्यूस सम टाइप्स ऑफ सिस्टम मॉडल्स दैट में बी developed as part of the requirement engineering and system design process। क्योंकि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान भी आपको थोड़ा बहुत सिस्टम की नो हाउ होनी चाहिए। उसके लिए हम सिस्टम मॉडल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज के दौरान ही बनाएंगे। वो कैसे हम बना सकते हैं, उसके अलावा ग्राफिकल मॉडल्स कैसे हम यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कौन सी ऐसे टूल्स हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस के, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं सिस्टम मॉडल बनाने के लिए, ये हम देखेंगे। अच्छा जी। यूजर रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। जाहिर है हम नेचुरल लैंग्वेज में सबसे पहले यूजर से रिक्वायरमेंट लेते हैं। डिफरेंट वेज हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, तो उसमें हम डिफरेंट वेज से रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट, उनको हम कन्वर्ट करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में, टेक्निकल वे में हम उनको कन्वर्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं। सिस्टम की स्पेसिफिकेशन उसमें होती है, रिक्वायरमेंट उसमें होती है। तो उसी उन्हीं को देख के हमें पता चलता है कि हमने सिस्टम में कौन कौन से मॉडल जो है वो तैयार करने हैं। उसमें सेट ऑफ सिस्टम मॉडल्स, उसको देख के आपको पता चलेंगे। दीज मॉडल्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्क्राइब्स, क्या क्या चीजें इन मॉडल से पता चलेंगी। बिजनेस प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, उसके अलावा सिस्टम दैट इज टू बी डेवलप्ड, ओवरऑल सिस्टम की एक इमेज भी इन्हीं मॉडल से आपको पता चलेगी। सिस्टम मॉडलिंग है क्या? सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ ए सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होंगे, जनरल लेवल पे होंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे। ठीक है, जनरलाइज वे में, विद ईच मॉडल रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है हम मॉडल को, सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू दीज मॉडल्स। अब ये मॉडल्स कैसे होंगे? ग्राफिकल मॉडल्स होंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी, ग्राफिकल डिजाइन हम बनाएंगे। एक पर्सपेक्टिव से दूसरे कौन कौन से पर्सपेक्टिव से हम बनाएंगे ये भी देखते हैं। सिस्टम मॉडलिंग हैज नाउ कम टू मीन representing a system using some kind of graphical notation, which is now almost always based on notation in the unified modeling language। यानी UML में different notations हैं, different diagrams हैं, जिनको हम multiple टाइप के मॉडल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सिस्टम मॉडलिंग हेल्प्स द एनालिस्ट to understand the functionality of the system, and models are used to communicate with customers। ठीक है जी। सिस्टम मॉडलिंग से दोनों को, एक तो जो प्रोग्रामर है, सॉरी सिस्टम डेवलपर है उसको, और जो कंज्यूमर या कस्टमर है या एंड यूजर है, उन दोनों को जो है सर्टेन हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलती है? जो सिस्टम मॉडलिंग एनालिस्ट को कैसे हेल्प करती है, फंक्शनैलिटी उसको मॉडल को देख के समझ आती है बहुत इजीली कि क्या क्या फंक्शन होंगे इसमें। और उसके बाद कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कि ये मॉडल ये आपके सामने है, इसमें ये फंक्शंस होंगे, उनको समझने में भी आसानी होती है। मॉडल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस टू हेल्प drive the requirements for a system and during the design process to describe the system। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के दौरान भी मॉडल हम डेवलप करते हैं, किस लिए? टू हेल्प ड्राइव द रिक्वायरमेंट फॉर ए सिस्टम, रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए वो मॉडल इसलिए प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझा जा सके। और उसके बाद एंड ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस टू डिस्क्राइब द सिस्टम, और जिस वक्त हम डिजाइन बनाते हैं सिस्टम का, उसके लिए जो मॉडल हम यूज करते हैं तो उससे सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है जी। मॉडल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। तो ऐसे भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम पहले से मौजूद है, उसके मॉडल्स को भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान यूज किया जा सकता है कि ये मॉडल है एग्जिस्टिंग, और ये देखें डायग्राम में इसमें ये फंक्शनलिटीज हैं, आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या चेंजेस करना चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शन हम नए मॉडल में इंक्लूड करें, या कौन से चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। दे हेल्प क्लेरिफाई व्हाट द एग्जिस्टिंग सिस्टम डज एंड कैन बी यूज्ड एज ए बेसिस फॉर डिस्कसिंग इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। वही बात है कि कौन सी चीज आपने रखनी है नहीं। दीज देन लीड टू
रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू सिस्टम, और इसी से हम न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट फिर गैदर करते हैं। मॉडल्स ऑफ द न्यू सिस्टम आर यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टू एक्सप्लेन द प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट टू अदर सिस्टम स्टेक होल्डर्स। तो न्यू सिस्टम के मॉडल हम यूज करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने के लिए। इंजीनियर्स use these model to discuss design proposals and to document the system for implementation। ठीक है, मॉडल्स के थ्रू सिस्टम को समझना और दूसरों को समझाना, उसकी फंक्शनैलिटी बहुत ही इजी हो जाता है। अच्छा जी, डिफरेंट हमने बात की थी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम मॉडल बनाते हैं सिस्टम के। सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ ए सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं with each model representing a different view or perspective of that system। different view होंगे, कौन कौन से व्यू हो सकते हैं या कौन कौन से पर्सपेक्टिव से। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव एक होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अलग मॉडल बनाएंगे। इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव से हम अलग मॉडल बनाएंगे। स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से हम अलग, और बिहेवियर पर्सपेक्टिव से हम अलग। के क्या क्या होते हैं जी? सबसे पहले एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, वेयर यू मॉडल द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, एक्सटर्नल नाम से ही जाहिर है सिस्टम के बाहर की बाउंड्री के बाहर क्या क्या चीजें होंगी वो आपने रिप्रेजेंट करनी है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, दिस इज एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। मल्टीपल डायग्राम्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, यूएमएल में मौजूद है, जो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से आप बनाएंगे, जो सिस्टम के बाहर की बाउंड्री के बाहर जो चीजें हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। उसके अलावा इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, फिर वेयर यू मॉडल द इंटरेक्शंस बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट और बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम। अब देखें, सिस्टम जो है इंडिविजुअली काम नहीं करता, मल्टीपल आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दूसरे और सिस्टम होते हैं जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एटीएम की ही एग्जांपल ले लें, एटीएम मशीन एक सिस्टम है पूरा, लेकिन वो बैंक के डेटाबेस के साथ, दूसरे बैंक के डेटाबेस के साथ, ठीक है जी, वो इंटरेक्शन करता है। क्यों? वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी बंदा जब जाके एटीएम कार्ड इंसर्ट करता है एटीएम मशीन में, तो उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो वो वेरिफिकेशन उस डेटाबेस जो है किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर का, वो एटीएम मशीन में मौजूद नहीं होता, वो बैंक के पास मौजूद है, लेकिन उन बैंक के साथ इसका कनेक्शन है एटीएम मशीन का। अब वो बैंक जो है वो आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री है, एटीएम के अंदर नहीं है उनका डेटाबेस, बाहर है, लेकिन ये इंटरेक्ट करता है। ठीक है जी, तो इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम जो है आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री किन किन दूसरे सिस्टम, अदर सिस्टम के साथ, अपने एनवायरनमेंट में उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। या सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल मॉड्यूल काम करते हैं, ठीक है जी, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कार्ड इंसर्ट किया तो वेरिफिकेशन की स्क्रीन आ गई, आपने जैसे ही पासवर्ड एंटर किया तो वो इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे मॉड्यूल के साथ, वो इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री डेटाबेस के साथ, वहां से फिर रिस्पॉन्स आएगा, वो फिर स्क्रीन के वाले मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो एट द एंड आपके सामने एक रिस्पॉन्स आएगा। तो इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री और आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके साथ सिस्टम इंटरेक्ट करता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सिस्टम के मॉडल बना सकते हैं और बनाएंगे। Structural perspective, where you model the organization of a system or the structure of data that is processed by the system। अब इसमें क्या है, इस पर्सपेक्टिव से हम जब डिजाइन बनाएंगे तो हम ये बताएंगे कि ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ये फला फला मॉड्यूल लगे हुए हैं, इस मॉड्यूल का ये काम है। तो स्ट्रक्चर क्या है सिस्टम का, किन किन कंपोनेंट से मिलके ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। तो ये डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस वक्त हम सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हम इस तरह के मॉडल इस व्यू से बनाते हैं। बिहेवियर perspective, where you model the dynamic behavior of the system and how it respond to system। यानी डिफरेंट इवेंट, जब आप कोई इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट आएगी सिस्टम की तरफ से, जब कोई और इनपुट देंगे तो फिर क्या आउटपुट आएगी। फॉर एग्जांपल एटीएम की ही एग्जांपल ले लें, जब आप कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो कोई और स्क्रीन सामने आती है, कैश ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल स्क्रीन आती हैं। आपकी इनपुट पे डिपेंडेंट होता है, जो जो इनपुट देते हैं, जैसे जैसे जो जो इवेंट अकर होता है उसके अगेंस्ट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्प्ले आप करने के लिए ये वाले मॉडल यूज कर सकते हैं बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से। उसके बाद the unified modeling language is a set of 13 different diagram types that may be used to model software system।
अच्छा जी, मेजर वर्जन यूएमएल इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें मल्टीपल डायग्राम्स हैं, मल्टीपल नोटेशंस हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव से सिस्टम का मॉडल डिजाइन करने के लिए। इनको हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। द यूएमएल इज यूनिवर्सली accepted as the standard approach for developing models of software system। सॉफ्टवेयर सिस्टम के मॉडल्स आपने डेवलप करने हैं, उनको डेवलप करने के लिए आप यूएमएल को यूज कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, सब लोग ये यूज करते हैं। अच्छा जी, यूएमएल डायग्राम्स में मल्टीपल डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ यूज करेंगे। विच अच्छा, इस सबसे पहले देख लेते हैं जो मेजर यहाँ पे डायग्राम्स शो की गई हैं, ये कौन सी है। एक्टिविटी डायग्राम विच शोज द एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन ए प्रोसेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा जी, इनको रहने दें, हम वन बाय वन आगे देखते जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट मॉडल, अब हमने कहा कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिस्टम के एनवायरनमेंट में कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनके साथ ये सिस्टम इंटरेक्ट कर सकता है, या कौन कौन सी मौजूद हैं। ठीक है जी, ये देखें यहाँ ने हमने सबसे पहले यहाँ पे, एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे, ये एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी, वेयर यू मॉडल द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एनवायरनमेंट हमने मॉडल के थ्रू डिस्क्राइब करना है, ये सिस्टम का एनवायरनमेंट है, सिस्टम की बाउंड्री ये है, इसके बाहर ये मॉडल्स हैं, ये एंटिटीज हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, एट एन अर्ली स्टेज इन दिस, यही थी, हाँ जी, एट एन अर्ली स्टेज इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सिस्टम यू शुड डिसाइड ऑन द सिस्टम बाउंड्रीज। तो आपने ये डिसाइड करना है कि सिस्टम की बाउंड्रीज क्या होंगी और उसके आउटसाइड क्या होगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। This involves working with system stakeholder to decide what functionality should be included in the system and what is provided by the system environment। ठीक है जी, जैसे हमने एटीएम की बात की कि एटीएम के अंदर हम, एटीएम मशीन के अंदर हम पाकिस्तान के जितने बैंक्स हैं उन सब बैंक्स के तमाम अकाउंट होल्डर का डेटाबेस प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के पास जो डेटाबेस स्टोर करने के लिए सर्वर्स हैं वो मल्टीपल सर्वर्स हैं और बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं, एटीएम मशीन के अंदर हम उनको प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। और एटीएम मशीन इतनी ज्यादा है, हर एक एटीएम मशीन के पास अपना डेटा सर्वर हम कहाँ से लाए, यानी इतनी ज्यादा स्टोरेज हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डेटाबेस है ये आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री होगा, ये एनवायरनमेंट से उसे मिलेगा, उसके अंदर नहीं होगा डेटाबेस, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट मॉडल आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट द ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम, दे शो व्हाट लाइज आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। कॉन्टेक्स्ट मॉडल में कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉडल जब बनाएंगे तो ये बताएंगे कि क्या चीज सिस्टम की बाउंड्री के बाहर है जो उसको हेल्प आउट कर रही है, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर एन ऑटोमेटेड सिस्टम इज रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम। ठीक है जी, जहाँ पे भी ऑटोमेटेड सिस्टम आ रहे हैं मैनुअल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी सिस्टम के, ऐसा होंगी कौन सी बाहर से इसको प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, ये सिस्टम बाउंड्रीज आर established to define what is inside and what is outside the system। जैसे अभी हमने बात की भाई, ये डेटाबेस जो है ना, ये सिस्टम की बाउंड्री के अंदर नहीं होगा, ये आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री होगा। लेकिन बैलेंस इंक्वायरी का मॉड्यूल, ये बाकी जो चीजें हैं ये सिस्टम बाउंड्री के अंदर अंदर है। दे शो अदर सिस्टम दैट आर यूज्ड और डिपेंड ऑन द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। तो इसमें हम बाउंड्री के बाहर उन सिस्टम्स को बताएंगे जिन पे ये सिस्टम डिपेंड करता है या जिनको यूज किया जा सकता है। जैसे कि बैंक का डेटाबेस है, वो आउटसाइड द सिस्टम एटीएम है, एटीएम से की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन वो उस पे ये सिस्टम जो है जो डेवलप कर रहे हैं हम एटीएम का, वो डिपेंड करता है। अच्छा जी, द पोजीशन ऑफ द सिस्टम बाउंड्री हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो जाहिर है सिस्टम बाउंड्री आप जिस तरह से प्लेस करेंगे, अगर आप डेटाबेस को भी सिस्टम बाउंड्री का हिस्सा बना देते हैं तो जाहिर है फिर रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन और सिस्टम का हर चीज जो है डेवलप आप कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बाउंड्री पहले डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आपको आप ये समझ रहे हो कि डेटाबेस शामिल नहीं है, डेटाबेस बाहर होगा, किसी और सिस्टम के साथ ये इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस की इंक्वायरी करने के लिए, और बाद में पता चले डेटाबेस आपने यहीं पे रखना है, तो ये पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डिजाइन बनाएंगे सिस्टम का, तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो कि यूएमएल का पार्ट है उसको यूज कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस ए हाई लेवल मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग और
प्लेन्ड सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम का भी देख के बना सकते हैं भाई ये सिस्टम है और ये इसकी बाउंड्री के बाहर ये एक्सटर्नल सोर्सेज है, ठीक है। तो और प्लेन्ड का भी बना सकते हैं, जो आप बनाने जा रहे हैं कि ये सिस्टम होगा, उसके अंदर ये चीजें होंगी, ये इसकी बाउंड्री है और उसके बाहर ये चीजें होंगी इन्वायरमेंट में। इट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स इंटरेक्शन विद द क्रिटिकल एलिमेंट्स इन इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है जी। ये इस डायग्राम में हम बाउंड्री डिफाइन करते हैं और ये बताती है डायग्राम के इस बाउंड्री के बाहर सिस्टम के आउटसाइड द सिस्टम एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कौन से ऐसे सिस्टम में एंटिटीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करेगी, system interact करेगी। Context diagram is a single picture that has the system of interest at the center with no details of its interior structure or function। क्योंकि ये डायग्राम हम बना ही इस पर्पस के लिए रहे हैं कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें होंगी जिन पे ये सिस्टम डिपेंड करता है। हम इस प्रोस्पेक्टिव से बना ही नहीं रहे कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, उसके लिए हम अलग डायग्राम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बताता है कि ये सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी बाउंड्री है और इसके एनवायरमेंट में ये चीजें सराउंडेड बाय दोज एलिमेंट्स इन इट्स एनवायरमेंट with which it interacts, ठीक है, जिनके साथ इसने इंटरेक्ट करना है। तो why do it, कैसे करना है जी, there are many reasons। क्यों हम सॉरी context diagram बनाएंगे। context diagram can define the scope और boundary of the system of interest। और हम अभी पहले ये बात कर चुके हैं कि सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ये जो हम बनाने जा रहे हैं, सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी बाउंड्री क्लैरिफाई करना कितना जरूरी है, ठीक है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो है वो बहुत जरूरी है। प्रोवाइड्स ए सिंपल हाई लेवल पिक्चर ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हमें एक मॉडल भी नजर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सिस्टम का। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट दैट इट इंटरेक्ट्स विद। और ये भी रिक्वायरमेंट भी पता चल जाती है कि भाई हमारे सिस्टम को आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या वो मौजूद है पहले से या नहीं है, वो भी बनानी पड़ेंगी। allows the whole team to share information and agree at a common understanding। जाहिर है एक आपको ओवरव्यू जब मिलता है सिस्टम का, तो ये हमारे लिए एक तरह से सिस्टम को समझने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैन बी यूज्ड थ्रू आउट ए सिस्टम लाइफ साइकिल, but they are particularly useful in understanding requirement of a new system, analyzing existing system, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्योंकि जब हमें बाउंड्री क्लियर होती है तो हमें पता चलता है कि भाई आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री क्या चीज है, इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री क्या है, हमने क्या प्रोड्यूस करना है और इसको बाहर से क्या ऐड मिलेगी। कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन आप बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर आपको पता है कि एक कार्ड बंदा आगे इंसर्ट करेगा और कार्ड जब इंसर्ट करेगा तो उसकी वेरिफिकेशन करनी होगी। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। वो कार्ड जिस बैंक का जिस भी बैंक का है, उस बैंक के डेटाबेस के साथ से इसकी वेरिफिकेशन होगी कि आया ये अकाउंट होल्डर वहां पे मौजूद है भी या नहीं है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, जब ये सिस्टम इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। अब कैसे इंटरेक्ट करेगा, या तो वो डेटाबेस सिस्टम की बाउंड्री से बाहर होगा या तो वो उसके अंदर होगा, ठीक है। हमने कहा भाई अंदर तो हम रख नहीं सकते, इतना बड़ा डेटाबेस सिस्टम की एटीएम मशीन बहुत छोटी है इसके अंदर, तो हमने बाहर वो रखा। तो अब हमें एक रिक्वायरमेंट भी पता चल गई कि हमें वो डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इंटरेक्शन के लिए फिर आपको जाहिर सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स न्यू सिस्टम की बहुत जरूरी है, और एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करने के लिए भी हम ये डायग्राम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है एटीएम मशीन की। ऑटो टेलर सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट हमेशा दरमियान में होता है, ये नहीं अभी हम बनाने जा रहे हैं, वो हमेशा सर्कुलर शेप में होती है जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट होता है। सिक्योरिटी सिस्टम के साथ भी इनका इसका इंटरेक्शन है। जाहिर है जैसे ही कोई बंदा वहां पे कोई ऐसी इलीगल हरकत करे तो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो अलर्ट हो जाए। उसके अलावा ब्रांच काउंटिंग सिस्टम है, ब्रांच काउंटर सिस्टम है, ठीक है। जितने भी ब्रांचेस है सबका, क्योंकि जिस वक्त आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके काउंटिंग सिस्टम के साथ उसका इंटरेक्शन होना जरूरी है, ताकि आपके अकाउंट के डेटाबेस को फौरन ही अपडेट किया जा सके। ये नहीं है कि आप एटीएम से पैसे निकाल के लेके आ रहे हैं लेकिन बैंक के डेटाबेस में आपकी कोई चेंजेस नहीं, वहां पे रकम उतनी ही है जितनी की पहले थी। तो उसके साथ भी जाहिर है साथ साथ तो हर एक
ब्रांच के हर एक फंक्शन के साथ जो बैंक से रेलिवेंट है एटीएम का कनेक्शन होता है, अकाउंट के डेटाबेस के साथ ऑब्वियसली, फिर यूजेज डेटाबेस, फिर मेंटेनेंस सिस्टम, सब के साथ इसका इंटरेक्शन होगा। ये सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट हमारा मेड में था। हाउ टू डू इट, कैसे बनाना है जी? कंस्ट्रक्ट ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम is relatively simple process. It start with a single circle in the center of a piece of पेपर, फ्लिप चार्ट और व्हाइट बोर्ड, कहीं पे भी आप बनाए, चाहे कंप्यूटर में बना रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं या आप पेपर पे बना रहे हैं, तो एक सर्कल आपने बनाना है जिसमें आपने अपना सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट यानी जो सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसका अगर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं तो उसको बीच में रख देना है। दिस सर्कल शुड बी लेबल्ड विद द सिस्टम नेम, सिस्टम का नेम जो होगा वो उधर होगा। इट इज आल्सो बेस्ट प्रैक्टिस टू आल्सो राइट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम इन द सर्कल टू रिमाइंड द टीम और इंडिविजुअल ऑफ द सिस्टम सिस्टम पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ ना कुछ हम रिक्वायरमेंट्स भी वहां पे लिख देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम uses only 3 notation symbols. The notation symbols are 3 है, system of interest, transforms input flows into output flows। अच्छा जी, यहाँ पे सर्कल जो है हम ड्रा करते हैं उसमें सिस्टम का नाम और उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हम लिखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है जिसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। कैन बी ईदर ए वर्ब, नाउन, फ्रेज, फंक्शन और ए नाउन थिंग, यानी कोई भी चीज जिसके साथ ये सिस्टम जो है हमारा इंटरेक्ट कर रहा है इन इट्स इन्वायरमेंट, वो हमारे पास टर्मिनेटर में इस शेप में हम लिखेंगे। उसके बाद ये फ्लो लाइंस होंगी जिनमें हम नाम लिखेंगे फ्लो का। ये देखते हैं आगे क्या है। एग्जाम्पल ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ वर्किंग वर्क्स कैफेटेरिया, ये एक डिपार्टमेंट है वर्क्स डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक कैफेटेरिया है, उसमें सर्कल में हमने नाम रखा हुआ है सिस्टम का, वर्क्स कैफेटेरिया इसका नाम है, और ऑपरेशन क्या है इसका? टू डिलीवर हेल्दी फूड एंड ड्रिंक्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस ड्यूरिंग द वर्किंग डे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर ड्राइंग। अच्छा जी, तो हमने वर्क्स कैफेटेरिया की एग्जांपल ली कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल में उसका नाम सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का रखेंगे। उसके अलावा टर्मिनेटर प्लेस करते जाएंगे जिन जिन एंटिटीज के साथ आउटसाइड इट्स बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर एनवायरनमेंट में इसका इंटरेक्शन होगा, उनको हम लिखते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, पहले तो ये सर्कल डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप्स आर कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द टर्मिनेटर्स दैट द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट इंटरेक्ट्स विद। जिन जिन टर्मिनेटर के साथ इसने इंटरेक्ट करना है या एंटिटीज के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और लिखते जाना है। देयर आर टू अप्रोचेस हियर, वन टर्मिनेटर एट ए टाइम। इन दिस अप्रोच ईच टर्मिनेटर इज कंसिडर्ड वन एट ए टाइम। या तो वन बाय वन एक टर्मिनेटर लिखें, फिर दूसरा टर्मिनेटर आइडेंटिफाई करें और लिखें, फिर तीसरा टर्मिनेटर आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन करें। उसके बाद या तो सारे के सारे टर्मिनेटर एक ही बार। फ्लो इंटरेक्शन बिटवीन दी वर्क्स कैफेटेरिया एंड दी कस्टमर, तो ये मल्टीपल इंटरेक्शन कैफेटेरिया के कस्टमर के साथ कैफेटेरिया के क्या हो सकते हैं कि कस्टमर प्लेस ऑर्डर कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद वो पेमेंट दे सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्क्स कैफेटेरिया उसको प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है जी, वापस। उसके अलावा डिस्प्ले आइटम देख सकता है। उसके अलावा मेन्यू देख सकता है कस्टमर, एक्सचेंज कर सकता है, सर्विस फीडबैक दे सकता है कस्टमर। तो ये हम फ्लो लाइंस के थ्रू बताएंगे। फिर उसके बाद दूसरी हमारे पास अप्रोच क्या है कि आप तमाम के तमाम जो टर्मिनेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक ही बार लिख दें और फिर उसके बाद फ्लो लाइंस लगाएं। पहला ये है कि आप टर्मिनेटर एक लिखें, उसकी फ्लो लाइन सारी कंप्लीट करें, फिर दूसरा टर्मिनेटर लिखें, फिर उसकी फ्लो लाइन कंप्लीट करें, फिर तीसरा टर्मिनेटर लिखें, अप टू सो ऑन। तो या सारे के सारे टर्मिनेटर एक ही बार लिखें, फिर उनकी फ्लो लाइंस लगाते जाएं, ठीक है जी। Having identified the potential terminator, each can be considered in turn to identify the potential flow interaction with the system of interest. The end result could look like figure in the next page. अच्छा जी, तो उसके बाद हमने इंटरेक्शन
वेस्ट कलेक्टर के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है, ये कैंटीन वेस्ट उसको हम दे सकते हैं। उसके अलावा रेगुलेटर्स जो है वो रेगुलेशंस अप्लाई करेंगे, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे अगर यूनिवर्सिटी के अंदर है तो यूनिवर्सिटी का इंटरनल होगा, अगर बाहर है तो जाहिर है गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद यूटिलिटी कंपनी, वेस्ट वाटर, एनर्जी एंड वाटर वगैरह से रेलिवेंट चीजें। फिर कंपनी सिस्टम फाइनेंस, ये जो भी कंपनी ये प्रोवाइड कर रही है, जिसका ये जो मालिक है इस वर्क कैफेटेरिया की, उसके साथ इंटरेक्शन। और सप्लायर्स जो हैं वो जो चीजें गुड्स सप्लाई कर रहे हैं आपको, उनके साथ इंटरेक्शन, फूड सप्लाईज हैं, ऑर्डर्स वगैरह हैं, रिटर्न्स हैं, कुछ भी चीजें। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। द स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इंक्लूड इजी टू कंप्रीहेंड, आसान है, क्लियर इंडिकेशन ऑफ सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री हमें क्लियरिफाई हो जाती है, डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंटिटीज विद विच द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट इंटरेक्ट्स विद, ठीक है जी, कौन कौन से एक्सटर्नल एंटिटीज ऐसी हैं जिनके साथ हमारा सिस्टम इंटरेक्ट करेगा। द वीकनेस ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इंक्लूड नो इंडिकेशन ऑफ द इंटरनल फंक्शनलिटी, लेकिन इंटरनल फंक्शनलिटी क्योंकि हमने इंक्लूड करनी ही नहीं थी, ये डायग्राम हमने बनाई इसी प्रोस्पेक्टिव के लिए कि ये बाउंड्री डिफाइन करे, और आउटसाइड दी सिस्टम बाउंड्रीज के एनवायरनमेंट में जिन एंटिटीज के साथ इस सिस्टम ने इंटरेक्ट करना है सिर्फ उनका पता बताए, तो इसलिए इसमें ये एक वीकनेस आप कह भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती। अच्छा जी, ड्राई कॉन्टेक्स्ट डायग्राम फॉर पेरोल प्रोसेसिंग, इट शोज पेरोल प्रोसेसिंग, ये आपने खुद बनानी है, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी हिंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अटेंडेंस कर दें।